हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ठोस अवस्था, उसके बारे में अपने कुछ टॉपिक्स जो है क्लियर कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक्स उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इनके नोट्स भी साथ साथ बना रहे होंगे। फर्स्ट चैप्टर उसके बारे में हम कुछ टॉपिक्स जो है क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका के बारे में, तो मैंने आपको बताया था इकाई कोष्ठिका किसे कहते हैं। इकाई कोष्ठिका कहा जाता है किसी भी क्रिस्टल जालक के निर्माण में जो संरचनात्मक इकाई होती है, मतलब जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम इकाई कोष्ठिका कहते हैं। यही बताया था आपको। तो जो अपने इकाई कोष्ठिका के बारे में पढ़ रहे थे, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकाई कोष्ठिकाओं के प्रकार। क्या है? इकाई कोष्ठिकाओं के प्रकार। अगर हम इकाई कोष्ठिकाओं के प्रकार की बात करते हैं तो इकाई कोष्ठिकाएं जो है आपकी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपकी सरल कोष्ठिका, या फिर अपने बोल सकते हैं सरल एकक कोष्ठिका। और जो सेकंड है इसके अंदर वो है आपका केंद्रीय एकक कोष्ठिका। देखो यहाँ पर एक तो है आपका सरल एकक कोष्ठिका, एक है आपका केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अब जो हम केंद्रीय एकक कोष्ठिका की बात करेंगे तो ये भी आपकी तीन प्रकार की है। एक तो है आपकी फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, एक है आपकी अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका, और जो सबसे लास्ट है वो है आपकी अतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका। अब देखो, अब हम समझेंगे कि ये जो प्रकार है ये क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले जो हम इकाई कोष्ठिका के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताई थी संरचना इसकी। इकाई कोष्ठिका की संरचना हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। क्लियर बात? अब इसके अंदर जो आपका सरल एकक कोष्ठिका है, इसमें क्या होता है, जब इकाई कोष्ठिकाओं में अवयवी कण उसके आठों कोनों पर उपस्थित हो तो उसे हम सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास इकाई कोष्ठिका है। इस तरीके से हम दोबारा बना लेते हैं इकाई कोष्ठिका को। अब मैंने आपको क्या बताया, सरल के अंदर क्या होता है कि इन इकाई कोष्ठिकाओं में जब अवयवी कण इसके आठों कोनों पर उपस्थित हो। अवयवी कण का मतलब है कि जिन कणों से मिलकर इस इकाई कोष्ठिका का निर्माण होता है उसे हम अवयवी कण बोल सकते हैं। वो आपका अणु भी हो सकता है, वो आपका परमाणु भी हो सकता है, और वो आपका आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अवयवी कण कहाँ पर उपस्थित है, इसके आठों कोनों पर उपस्थित है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सरल एकक कोष्ठिका। ठीक है, यहाँ पर ना अगर आप इसको मतलब 3D के अंदर सोचने की कोशिश करो तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये जो रेखा है ना इस तरीके से, ठीक है, इस रेखा पर ऐसे दो अवयवी कण हैं। ऐसे क्या है, दो अवयवी कण हैं। मतलब ये जो रेखा आपको दिख रही है इसको मैंने इस तरीके से बनाया है। अगर मैं इसको और इस तरीके से बनाती हूं तो यहां पर भी, क्लियर बात, मतलब ये जो आपको डिब्बा दिखाई दे रहा है ना, इसमें कितने अवयवी कण है, 4 अवयवी कण है। और इन अवयवी कणों को हम अच्छे से देखें तो ये अवयवी कण कहाँ उपस्थित है, इनके कोनों पर उपस्थित है। तो इसको हम इस तरीके से ना शो करके इस तरीके से शो कर देते हैं। क्लियर बात है? अगर थोड़ा सा और देखें ना तो यहाँ पर भी डिब्बा इस तरीके से आपका
कंफ्यूज मत होना, थोड़ा समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या बता रही हूँ कि देखो सरल एकक कोशिका के अंदर जो आपके पास ये एकक कोशिका है, इसमें जो आपके अवयवी कण है, जो आपके परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं, ये आपके कोनों पर उपस्थित है। ठीक है, लेकिन इसकी अगर संरचना सही तरीके से देखी जाए ना तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, 4 अवयवी कण तो इस पीछे वाले पे हो गए और 4 ही अवयवी कण इसके आगे वाले जो है ना, इस पे मैं इसको डैश डैश करके बना देती हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। समझ आ गई बात? मतलब इसकी संरचना है ना रियल मायने में ऐसी होती है, तो इसलिए इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको अच्छे से समझाने के लिए इस तरीके से बना दिया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक सरल एकक कोशिका जो है वो तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे केंद्रीय एकक कोशिका के बारे में। अगर हम केंद्रीय एकक कोशिका की डेफिनेशन को समझे तो केंद्रीय एकक कोशिका का मतलब होता है कि जब इकाई कोशिका में अवयवी कण जो कोने हैं, कोने के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर भी पाया जाए तो उसे हम केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कहा कि केंद्रीय एकक कोशिका क्या चीज है? केंद्रीय एकक कोशिका वो चीज है जिसमें अवयवी कण जो है आपके एकक कोशिका के कोने के साथ साथ अदर अलग स्थान पर भी पाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है आपका फलक केंद्रीय एकक कोशिका। देखो फलक केंद्रीय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप समझोगे कि फलक किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो आपने इकाई कोशिका बनाया है ना, इकाई कोशिका के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके फलक कहलाते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा है, ये क्या है? इसके फलक है। कितने फलक होते हैं एक इकाई कोशिका के अंदर? 6 फलक होते हैं। जैसे अपने माचिस के डिब्बे नहीं बोलते क्या? ठीक है, तो उससे भी आप समझ सकते हो या फिर अपने कमरे का एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हो। ठीक है, तो कितने फलक होते हैं? एक इधर, एक इधर, एक नीचे, एक ऊपर और एक पीछे और एक सामने। तो इस तरीके से कितने फलक है? 6 फलक है। इस इकाई कोशिका में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है, अब समझते हैं फलक केंद्रीय एकक कोशिका में क्या है। फलक केंद्रीय एकक कोशिका के अंदर क्या होता है कि जो आपके अवयवी कण है, इसकी संरचना को समझना। ये आपके पास एकक कोशिका की संरचना आ गई। जो आपके अवयवी कण है वो आपके 8 कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं। 8 कोनों के साथ साथ जब अवयवी कण इसके 6 फलकों पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे हम बोलते हैं फलक केंद्रीय एकक कोशिका। क्लियर बात? अब आपको पता है ये भी एक फलक है, तो यहाँ पर भी आपने एक अवयवी कण लिख दिया। ये दूसरा, ये भी एक फलक है। ऊपर ये भी एक फलक है, इसके नीचे ये भी एक फलक है। एक फलक आगे है और एक फलक पीछे है, तो आगे वाले फलक में तो आपने ये बना दिया और जो पीछे वाला फलक है उसको आपने इस तरीके से शो कर दिया। क्लियर बात? तो फलक केंद्रीय एकक कोशिका में क्या होता है, जब अवयवी कण एकक कोशिका के अंदर अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हो तो उसे अपने फलक केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका। अब अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका की संरचना को समझना आप। ये आपका अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका की संरचना आप देखना। इसमें क्या होता है कि जो आपके अवयवी कण हैं वो आपके 8 कोनों पर तो उपस्थित है। 8 कोनों पर तो देखो एक चीज ध्यान में रखना कि जो आपके अवयवी कण होते हैं ना वो 8 कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे। ठीक है, अब ये जो अवयवी कण है वो 8 कोनों पर तो उपस्थित है, लेकिन 8 कोनों के साथ साथ एक बिल्कुल इसके अंदर बीच में, मिड के अंदर, जैसे कमरा है ना, पूरे कमरे के बीच में आपने कोई चीज रख दी, ठीक वैसे ही कि जब एकक कोशिका में अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ एक बीच में भी होता है उसे अपने अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। इसे ना इंग्लिश में बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बॉडी से आपको याद रखना है कि अंदर है बॉडी के। ठीक है, और फलक को अपने क्या बोलेंगे? फेस, यानी जितने फेस आपको दिखाई दे रहे हैं उन फेसों के केंद्र में। ठीक है, जो सबसे लास्ट आता है वो उसे अपने बोलते हैं अतः केंद्रीय एकक कोशिका। ठीक है, अगर अपने अतः केंद्रीय एकक कोशिका की बात करते हैं तो अतः केंद्रीय एकक कोशिका में क्या होता है कि इसकी भी संरचना को आप अच्छे से समझना। 8 कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित होंगे ही, जो मैं आपको शुरू से बोलती आ रही हूँ। तो जो अवयवी कण होते हैं वो आपके 8 कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, साथ ही साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों में होते हैं। किन्हीं 2 विपरीत फलकों में। यहाँ पर तो फलक केंद्रीय में क्या था कि 6 के 6 फलकों में पाया जा रहा था,
लेकिन अगर अपने अतः केंद्रीय की बात करें तो अतः केंद्रीय के अंदर क्या होता है कि जो आपके अवयवी कण है वो आठों कोनों के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत फलक में, या तो इन दोनों विपरीत फलकों में होगा, इसी का बताऊंगी मैं आपको। ये हो गया आठों कोनों पर और ये हो गए दो विपरीत फलक। एक और इसका डायग्राम क्या बन सकता है, ये हो गया आपके आठों कोनों पर और दो विपरीत फलक कैसे, एक तो आगे वाला फेस और एक पीछे वाला। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। क्लियर बात। तो अतः केंद्रीय के अंदर क्या याद रखना आपको, बस सरल सी डेफिनेशन है इसकी कि जब एकक कोशिका के अंदर अवयवी कण आठों कोनों के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों में, या तो ये वाले दो विपरीत फलक होंगे या ये वाले दो विपरीत फलक होंगे या आगे और पीछे वाले दो विपरीत फलक होंगे, उनमें आपके अवयवी कण मौजूद होंगे। ठीक है, तो यहां तक जो है आपको समझ आ गया होगा। एकक कोशिकाओं के प्रकार के बाद हम पढ़ेंगे कि जो आपके क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें कितनी प्रकार की संरचनाएं बन सकती हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके पैरामीटर के बारे में। पैरामीटर से क्या मतलब है, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, इसके बाद इकाई कोशिका के प्राचाल, या फिर इसी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। देखो पैरामीटर से क्या मतलब है, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, तो सुनना पहले। जैसे मान लो मैंने आपको फर्स्ट जब क्रिस्टल जालक का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको कहा था कि अगर क्रिस्टल जालक का निर्माण करना होता है, यानी एक दीवार अगर आपको खड़ी करनी है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, छोटे छोटे ईंट। अब जो दीवार की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है उसके ईंटों पर। समझ आ रही मेरी बात। देखो जैसे मान लो आपने ना क्या कहते हैं, एक ईंट ले रखी है, मान लो जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, वो तो क्या है आपकी, जो लंबाई है वो तो है आपकी 2 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल के रूप में समझो, ठीक है, और जो इसकी चौड़ाई है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसे आप 10 ईंट मिलाकर एक दीवार खड़ी कर रहे हो, ठीक है, और एक आप ले रहे हो ईंट जिसकी जो लंबाई है वो तो है 1 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो आपने ले ली 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझना इस चीज को, मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि अब मान लो आपने इस प्रकार के भी कितनी ईंट ले रखी है, 10 ईंटें ले रखी है, ठीक है, और ऐसे भी कितनी ईंटें ले रखी है, 10 ईंटें ले रखी है। अब आपने पहले तो इस वाली ईंटों से दीवार खड़ी कर दी और दूसरे आपने इस वाली ईंटों से दीवार खड़ी कर दी। अब आप देख रहे हो कि इनकी लंबाई चौड़ाई पे फर्क है, किसके कारण है, ईंटों के कारण है। मतलब ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई है वो डिसाइड कर रहा है कि दीवार जो है वो कितनी मतलब लंबा होगा या फिर दीवार छोटा होगा। समझ आ रही मेरी बात। ऐसे ही जो क्रिस्टल जालक की हम बात करते हैं, उस क्रिस्टल जालक के अंदर क्या पाई जाती है, इकाई कोशिकाएं पाई जाती है। तो उस इकाई कोशिकाओं की भी लंबाई चौड़ाई होती है, मतलब उनके बीच में भी बॉन्ड एंगल होता होगा, उनके बीच में भी लंबाई चौड़ाई होती होगी। उनके लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करता है कि जो हमारा क्रिस्टल जालक है वो किस प्रकार का बनेगा। समझ आ गई बात। यानी पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर एक ऐसा अपने बोल सकते हैं जिससे हमें इकाई कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई के बारे में नॉलेज होता है और लंबाई चौड़ाई से हम पूरे क्रिस्टल जालक के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पैरामीटर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकाई कोशिका की संरचना। अगर हम इस इकाई कोशिका की संरचना की बात करें, ठीक है, तो आपको ना इसमें 3 अक्ष दिखाई दे रहे होंगे अगर आप इसको ध्यान से देखो तो, ठीक है। ये जो अक्ष है उसे तो अपने क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। ये जो अक्ष है इसे अपने क्या बोलेंगे, वाई, और इस अक्ष को अपने क्या बोलेंगे, जेड अक्ष। क्लियर बात। यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है इसको अपने नाम दे दिया ए,
इस जो कोर की लंबाई है ना, इसको आपने नाम दे दिया ए, इस कोर की लंबाई को नाम दे दिया आपने बी, और इस कोर की लंबाई को नाम दे दिया आपने सी। क्लियर बात। अब उसके बाद एक चीज याद रखना है आपको, एक तो कोर की लंबाई को ध्यान में रखना है, साथ ही साथ जो इनके बीच में एंगल बनता है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इनके बीच एंगल भी आपको ध्यान में रखना है। ए के सामने वाले को अपने बोलेंगे अल्फा, बी के सामने वाले को अपने बोलेंगे बीटा, और सी के सामने वाले को अपने बोलेंगे गामा। क्लियर बात। तो इस तरीके से याद रखना, ए के सामने वाला क्या होगा अल्फा, बी के सामने वाला क्या होगा बीटा, और सी के सामने वाला क्या होगा गामा। ठीक है, एक तो आपको क्या मिल रही है, कोर की लंबाई मिल रही है, यानी अक्षीय लंबाई बोल सकते हैं जिसे अपने, और एक आपको क्या मिल रहा है, एक आपको मिल रहा है इनके बीच का कोण। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कितने पैरामीटर मिल गए, एक तो लंबाई मिल गई और एक आपको कोण मिल गया। तो टोटल कितने पैरामीटर मिल गया आपको, 6 पैरामीटर मिल गए। ठीक है, तो ये जो आपके पैरामीटर होते हैं, ये किसी भी इकाई कोष्टिका के बारे में नॉलेज कराता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कैसी है, या उसके बीच में जो बोन एंगल है वो कितने का, बोन एंगल कहते हैं सॉरी, इनके बीच में जो एंगल है वो कितने का बन रहा है ये। क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये पैरामीटर वाला टॉपिक जो है आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जो हमारे अभी मैं आपको लंबाई चौड़ाई के बारे में बता रही थी कि जो 6 पैरामीटर होते हैं उसके हिसाब से लंबाई चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, और जो कोण होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो ये 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो पैरामीटर के अकॉर्डिंग 7 क्रिस्टल तंत्र जो बांटे गए हैं उस पर है, 7 क्रिस्टल तंत्र पर है। इसमें एक छोटी सी सारणी है, वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ, बता देती हूँ इसके अंदर। तो जो आपका पहला क्रिस्टल तंत्र है ये है आपका घनीय। घनीय के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो ए और बी और सी है इनके बीच की जो दूरी होंगी वो क्या होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी, यानी इक्वल होंगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें अक्षय कोण के बारे में, तो अक्षय कोण जो है अल्फा, बीटा और गामा, इनके बीच कितने का एंगल बनेगा, तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जो मैंने आपको सबसे पहले संरचना बताई थी ना इकाई कोष्टिका की, जितनी भी संरचना मैंने बनाई है सभी मैंने आपको इस तरीके से बताया। अब देखो इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसमें ना मतलब जो कोर की लंबाई है ये दूरी और ये दूरी भी क्या है, तीनों में बराबर है। किसमें, घनीय के अंदर। ठीक है। और जो इनके तीनों के बीच एंगल बन रहा है ना वो भी कितने के बराबर बन रहा है, 90 डिग्री के बराबर। तो ये घनीय का एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख लोगे NaCl। उसके बाद जो आपके पास सेकंड है द्विसमलंबाक्ष। अब हम द्विसमलंबाक्ष की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ए और बी जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन बी और सी आपस में इक्वल नहीं होते। अल्फा, बीटा और गामा तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं SnO2। जो थर्ड नंबर पॉइंट है आपका वो है विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष की बात करें तो इसमें आपका ए, बी और सी तीनों ही आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन अल्फा, बीटा और गामा के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। क्लियर बात है। और इसमें अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं BSO4। फोर्थ नंबर जो आपका पॉइंट है
षटकोणीय। षटकोणीय की बात करते हैं तो इसमें ए और बी जो है आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन बी और सी आपस में इक्वल नहीं होते। अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और गामा जो है वो आपका 120 डिग्री के बराबर है। इसका एग्जांपल अपने ले सकते हैं ZnO। षटकोणीय के बाद आपका आता है त्रिसमलंबाक्ष। त्रिसमलंबाक्ष की बात करें तो इसमें आपका ए बी सी तीनों इक्वल है, लेकिन एंगल की बात करें तो अल्फा बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो Cu CO3। उसके बाद है आपका 6th नंबर पॉइंट त्रिनताक्ष। इसको ना मैं थोड़ा सा आपको इजी वे में याद करने का तरीका बता दूंगी, ठीक है। पहले आप इसको देख ले अच्छे से। त्रिनताक्ष की बात करें तो ए बी और सी जो है वो तीनों आपस में इक्वल नहीं होते। पहले वाला थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई। इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल नहीं होते, लेकिन 90 डिग्री के बराबर हो सकते हैं। मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल नहीं होंगे, लेकिन 90 डिग्री जो है इसके बराबर हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद एबीसी की बात करें, इसमें आपका त्रिनताक्ष की बात करें, एबीसी आपस में इक्वल नहीं है, और अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, आपस में भी बराबर नहीं होते और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होते कोई से भी। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो CuSO4। लास्ट जो है आपका इसमें रह जाता है कोणीय। इसको अपने एकंतक्ष बोल सकते हैं, एकंतक्ष लिख लेना आप। एकंतक्ष में क्या होता है कि ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर तो होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल आपका CaCO3, ठीक है। तो जो ये सारणी है इसमें आपको थोड़ा सा एक बुक के अंदर डायग्राम मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उस डायग्राम में ना आप मतलब इसको अच्छे से समझ सकते हो। उसमें ना साइड में आपको चित्र मिलेगा। चित्र में क्या है कि देखना, जैसे घनीय है, घनीय के अंदर क्या होंगे कि कोर की लंबाई बराबर होंगी, चाहे आपकी ये लंबाई हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ठीक है। और एंगल भी बराबर होगा 90 डिग्री के। द्विसमलंबाक्ष में क्या होगा कि जो ए और बी है वो तो बराबर होगा, लेकिन सी जो है वो बराबर नहीं होगा, लेकिन एंगल फिर भी कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। SN2 के अंदर विषमलंबाक्ष के अंदर क्या होता है कि अपन ये बोल सकते हैं कि जो इस तरीके से डायग्राम आप समझ सकते हो। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है कि एक तो ये लंबाई है, एक ये लंबाई है और एक ये लंबाई है। तीनों लंबाई क्या क्या है, अलग अलग है। यानी मैं बोल सकती हूँ जिसमें ए बी सी तीनों इक्वल नहीं होते, ठीक है, लेकिन एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बुक में डायग्राम से दे रखे हैं, उससे आप इसको और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हो। वैसे ज्यादा टफ नहीं है इजी, तो थोड़ा सा आपको रटना भी पड़ता है इसके अंदर। क्लियर बात। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है ब्रेवे जालक। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से जितने भी टॉपिक्स आज मैंने करवाए हैं सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।